हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो एक बार रिवीजन करते हुए आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो जिन जीवों को, ऐसे जीव जिनको हम यंत्र की सहायता से देखते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। उनको हम अकेली आँखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, जिनका यूज़ हम अपने खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रूप से और औषधि के रूप में करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम शत्रु सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे रोग और बीमारियां होते हैं, जिनको हम रोगाणु भी बोलते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव हमें हानि पहुंचाते हैं, और बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं वो हमें बहुत तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, और ये इतनी खतरनाक है कि इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। और इसके साथ साथ हमने एक टॉपिक देखा कि हम इन सूक्ष्म जीवों से अपने खाद्य पदार्थों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम खाद्य पदार्थों का भंडारण करते हैं और कैसे पैकिंग करते हैं। तो अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, आपको एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपने राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम जो जीवाणु होता है, इसकी चर्चा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही की थी कि ये लेग्यूम पौधों, दलहनी पौधों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। और राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। और ये कौन कौन से पेड़ हैं जिनके साथ रहते हैं? जैसे कि सेम है, मटर है, जो कि एक सहजीविता का संबंध भी दिखाते हैं, सेम और मटर के पौधे। और इसी में राइजोबियम का जो पौधा है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आता है। राइजोबियम जो जीवाणु है वो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आता है। तो कभी कभी क्या होता है, तड़ित विद्युत द्वारा, मतलब तड़ित जो आकाशीय बिजली होती है उसके द्वारा भी हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये किस तरीके से बात की जा रही है, जो नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में 78% है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा हम सबके बॉडी में भी है, और पेड़ पौधों में भी है, फसलों में भी है। तो उसको नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में है। वो हमारे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। तो उसका स्थिरीकरण करके हमारे शरीर में, पौधों में कैसे रखना है, ये इस चीज़ के लिए ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में कैसे रहती है? वो स्थिर रहती है। तो ये कैसे स्थिर रहती है, चलिए देखते हैं। ये है लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिकाएँ। इस तरीके से ये ग्रंथिकाएं होती हैं जिनमें राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो अब हम समझते हैं कि ये नाइट्रोजन चक्र क्या है, स्थिरीकरण की क्या है पूरी प्रक्रिया। तो हमारे वायुमंडल में अभी हमने बताया 78% क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, मतलब सभी सजीवों के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन, प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में क्या होती है? उपस्थित होती है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते।
क्योंकि सीधे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है, तो हम इसका उपयोग सीधे नहीं कर सकते। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को हम स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, उसको यौगिकों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में यौगिक जो होते हैं उसमें डिवाइड करते हैं, और तब हम उसका उपयोग कर पाते हैं। हम डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो यौगिकों में तोड़कर क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं। जब छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इनको तोड़कर जब यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, तभी इस नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ के तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उससे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो और जो भी नाइट्रोजनी यौगिक हैं, जब जीव जंतु हरे पेड़ पौधों को खाते हैं तो उससे प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद क्या होता है, फिर से मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में फिर से तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग की जाती है। तो कुछ विशिष्ट जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, तो जो वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरीके से फिर से ये वायुमंडल में चली जाती है, तो इस तरीके से ये पूरा चक्र जो है चलता रहता है। परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है, क्योंकि ये एक पूरी साइकिल में है। पहले इस बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों के द्वारा पेड़ पौधों में स्थिरीकरण हुआ, मनुष्यों में उसको जीवों ने खाया, तो क्या हुआ, सभी जीवों तक पहुंचा। और फिर से जब वो जीव और पदार्थ जो होते हैं जब वो मृत हो जाते हैं, तो फिर से कुछ ऐसे विशेष सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करके फिर से वायुमंडल में पहुंचा देते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है वो स्थिर रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती, जो इसकी मात्रा है वो लगभग स्थिर रहती है। तो ये इस पूरे चक्र को समझने के लिए ये है पूरा नाइट्रोजन का चक्र। इसको हम अच्छे से समझते हैं तब हमें पता चलेगा कि कैसे स्थिर रहती है। तो सबसे पहले हमारे वायुमंडल से हमें नाइट्रोजन मिली, और क्या हुआ कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी उसे जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण किया गया, और जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में तोड़ दिया गया। फिर इसका जो नाइट्रोजनी यौगिकों को परिवर्तित किया गया, और फिर मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं उसका जो पेड़ पौधे हैं वो उसका उपयोग कर लेते हैं। तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय में परिवर्तन कर दिया गया, मिट्टी ने यूज़ कर लिया, मतलब ये देखते हैं पौधों द्वारा अवशोषण हो गया जब यहाँ पर नाइट्रोजन के यौगिक बन गए, और फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाया गया, और उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन जो अपशिष्ट था उसको फिर से जो विशिष्ट जीवाणु थे उन्होंने नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया, और फिर से ये गैसीय नाइट्रोजन वायुमंडल में मिल गई जा करके। तो ये पूरा चक्र चलता ही रहता है। तो यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि तड़ित द्वारा, मतलब जो बिजली है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, वो भी मिट्टी में उपस्थित होकर के नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं। तो भाई जो मिट्टी जो तड़ित है वो जो कि बिजली है, आकाशीय बिजली है, वो हमेशा तो नहीं रहती है। जो हमारे 12 मंथ होते हैं तो 12 मंथ में तो सारे मंथ ऐसे नहीं होते हैं जो बिजली की आवाज़ आए। तो ऐसा होता है 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश होती है और बिजली गिरती है, तो उससे स्थिरीकरण हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन तो सबको चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो हमारा वायुमंडल के नाइट्रोजन जो सूक्ष्म जीवों वाला स्थिरीकरण का प्रोसेस है नीले हरे शैवालों के द्वारा, तो ये सबसे बेस्ट है और यही होता भी है ज़्यादा। इसके द्वारा ही सभी को नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है, उसको छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ करके। तो
इस तरीके से ये हमारा पूरा चक्र है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आया है या कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसके साथ साथ अब हम इस चैप्टर की समरी करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव भाई हर प्रकार के मौसम में, शीत हो, उष्ण हो, हर जगह ये क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों, जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव वायु में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, जंतुओं के शरीरों में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल जो है सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। तो विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। तो विषाणु परपोषियों में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी हैं, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि किस तरीके से सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से वाणिज्यिक जो कि अल्कोहल है बनती है या औषधि है उनमें प्रयोग होता है। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे, जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को कैसा बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लेग्यूम पौधों की जड़ों, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम, दलहनी पौधों की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मिट्टी को स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। तो स्थिरीकरण का मतलब ही यही है कि छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ देना और फिर उसको हम यूज़ में ले लेते हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है, मतलब फिर से वो वापस वायुमंडल में मिल जाती है। तो आई होप आपको ये जो हमारा क्लास 8th NCERT का चैप्टर 2 है इस पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। आपको PDF चाहिए या फिर आपका कोई और डाउट है सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड, 1 से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और सीटेट पेपर 2 के लिए PYQ सीरीज़ चल रही है, जिसको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलिए। सीटेट पेपर 2 साइंस आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। 6th, 7th, 8th की NCERT बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और PYQ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया होगा कि पेपर यहाँ से आया भी है, क्वेश्चन यहाँ से बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।